दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, एग्जाम्स बिल्कुल पास में हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स को 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स बिल्कुल करीब ही हैं। तो अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड। इट इज़ रिटन बाय जीके चेस्टरटन। ये कैसे है ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड जीके चेस्टरटन का? कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये होगा, बट जहाँ तक मुझे याद है या मुझे पता है, ये ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो है बीए पार्ट थर्ड में। तो वो लोग तो डायरेक्टली इसको अपने सिलेबस से कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब उनके सिलेबस में है तो वो पढ़ पाएंगे इसको। तो बच्चों, अभी मैं यही ऐसे समझाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहले थोड़ा ऑथर देख लेते हैं। ऑथर कौन थे? जीके चेस्टरटन, है ना? जीके चेस्टरटन जो कि 1874 टू 1936 तक रहे, मतलब इनका लाइफ स्पेन था। ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के फिलोसफर, राइटर, क्रिटिक, क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट, ये सभी थे। एपोलॉजिस्ट कौन होते हैं एक्चुअल में? क्रिश्चियन धर्म की जो, मतलब बोल सकते हैं ना, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, उनको क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट बोलते हैं एक तरीके से। तो मतलब सही, कई लोग ऐसे होते हैं ना, क्रिश्चियन तो होंगे बट क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, है ना? क्रिश्चियन धार्मिकता को नहीं मानते। तो ये एक्चुअल में क्रिश्चियन धार्मिकता को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, इसलिए इनको क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है? अब इनको एक्चुअल में प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। पैराडॉक्स, मैंने कई बार ये फिगर ऑफ स्पीच बताई होगी आपको, है ना? पैराडॉक्स। तो इनको पैराडॉक्स मतलब बहुत यूज करते थे अपने राइटिंग्स में, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी कहते हैं। इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं, जैसे ये ऑर्थोडॉक्सी, द एवरलास्टिंग मैन, इनके लिए काफी पॉपुलर हैं ये। साथ में ये अपनी फ्रेंडशिप के लिए बहुत पॉपुलर थे। इनकी फ्रेंडशिप थी हिलेयर बेलोक के साथ में, और कंपटीशन था जीबी शॉ के साथ में। जीबी शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत ही फेमस राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेमस प्ले राइटर रहे हैं, नाटक राइटर वगैरह ना। तो वो एक्चुअल में क्या करते थे, इनके साथ में कंपटीशन चलता रहता था। और जीबी शॉ मजाक मजाक में एक तरीके से बोल सकते हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप थी हिलेयर बेलोक के साथ में, तो उनको एक टर्म दे दी इन्होंने, नाम दे दिया चेस्टर बेलोक करके। कि हमेशा इनका जो मत है, इनके जो आर्गुमेंट होते हैं, व्यू पॉइंट होते हैं, वो सेम सेम एक दूसरे के फेवर में जाते हैं, इसलिए इनको साथ में लंगोटियार होते हैं ना, वैसे बना दिया चेस्टर बेलोक। ठीक है, इनका जो आज का ऐसे जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड जीके चेस्टरटन का, ये एक्चुअली पहली बार पब्लिश हुआ 1908 में। और कलेक्शन कौन सा था? ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड एंड अदर विम्सीज, ये कलेक्शन का नाम है, जिस कलेक्शन में पहली बार पब्लिश हुआ था। तो ये सब तो बातें हो गई जीके चेस्टरटन के बारे में, थोड़ा बहुत हमने जाना। अभी हम बेसिकली आएंगे ऐसे पर ही, ठीक है? ऐसे बहुत बड़ा ऐसे नहीं है, मैं ट्राई करूंगा इसी वीडियो में फिनिश करने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे को। तो राइटर स्टार्ट करने के, आई फील एन ऑलमोस्ट savage envy on hearing that London has been flooded in my absence while I am in the mere country। कंट्री का मतलब गांव, कंट्री साइड, गांव की बोलते हैं ना। तो आई फील एन ऑलमोस्ट savage envy, मतलब मुझे, savage का मतलब यहाँ पर अनकंट्रोल्ड मान सकते हो। क्या? अनकंट्रोल्ड, ठीक है? मुझे एकदम ऐसी जलन महसूस हो रही है जो मुझसे सहन नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। किस बारे में जलन हो रही है? यह सुनकर, ऑन हियरिंग, यह सुनकर कि लंदन हैज बीन फ्लडेड इन माय एब्सेंस, कि भाई लंदन में बाढ़ आ गई है और अभी मैं लंदन में हूं भी नहीं, यानी मेरी अनुपस्थिति में वहां पर बाढ़ आ गई है। यानी कि वहां बाढ़ आती परंतु मैं वहां उपस्थित होता, ये वो चाह रहे थे। वाइल आई एम इन द मेयर कंट्री, और मैं तो गांव में पड़ा हुआ हूं कहीं दूर दराज में, और यहाँ लंदन में बाढ़ आ गई। माई ओन बैटरसी हैज बीन, आई अंडरस्टैंड, particularly favored as a meeting of the waters। बैटरसी जगह का नाम है, लंदन में एक हिस्सा है बैटरसी। तो बोलो मेरा खुद का जो इलाका है या फिर जो प्लेस है बैटरसी, जिसको मैं समझता हूँ कि वो, मतलब उसको वाटर ने स्पेशली फेवर दिया है, मतलब वाटर वाटर की बहुत मेहरबानी हुई है उसके ऊपर, यानी कि वहां पर पानी भर गया, बाढ़ आ गई है, इसलिए बोल रहे पानी की बड़ी मेहरबानी हुई है बैटरसी में। बैटरसी वॉज ऑलरेडी, एज आई नीड हार्डली से, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ह्यूमन लोकेलिटीज। वो बोल रहे बैटरसी तो पहले से ही एक बहुत ही सुंदर इलाका था जिसमें इंसान रहते हैं, मतलब इंसानों के हिसाब से, रहने के हिसाब से बहुत सुंदर ह्यूमन लोकेलिटी बता रहे हैं वो बैटरसी को। And now that it is has additional splendor of great sheets of water, there must be something quite incomparable in the landscape of my own romantic town। अब देखो, उनको लगता है कि भाई बाढ़ आ गई है, पानी भर गया है, तो अब ये और भी ज्यादा रोमांटिक प्लेस हो गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। क्योंकि देखो वो लिखते हैं साफ साफ कि भाई ये ऑलरेडी ह्यूमन लोकेलिटीज का एक बहुत ही सुंदर इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं। अब इसमें एडिशनल स्प्लेंडर, और भी चीजें, मतलब इसकी भव्यता में और चीजें जुड़ गई हैं। वो क्या है? ग्रेट शीट्स ऑफ वाटर, पानी की चादर जुड़ गई है ना अब इस पे। देयर मस्ट बी समथिंग क्वाइट इनकम्पेरेबल इन द लैंडस्केप
और वाटरस्केप ऑफ माय ओन रोमांटिक टाउन, और बोल सकते हो कि भाई इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, इट्स क्वाइट इनकम्पेरेबल। ये भाई अगर जमीन पर पानी की चादर चढ़ जाए, मतलब पानी में डूब जाए और पानी चारों तरफ पानी पानी नजर आए, तो उससे टाउन की रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, ऐसा ये मानते हैं। ये एक्चुअल में तुलना कहाँ से कर रहे हैं, वेनिस से कर रहे हैं एक्चुअल में। वेनिस जो शहर है ना, इटली का इतना फेमस शहर जहाँ पर चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है गलियों में, वहाँ नावें चलती हैं, लोग नावों में बैठ के इधर उधर जाते हैं। तो ये वहां से, क्योंकि वो बड़ा ही रोमांटिक सिटी माना गया है, तो ये कुल मिला के वहां से तुलना कर रहे हैं कि बेटर सी में पानी भर गया है, लंदन में पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, तो ये अब ये बेटर सी जो इलाका है ये और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया है। बैटरसी मस्ट बी ए विजन ऑफ वेनिस। अब बैटरसी, वेनिस की झलक दिख रही होगी बैटरसी में, विजन ऑफ वेनिस, वेनिस की झलक। द बोट दैट ब्रॉट द मीट फ्रॉम द बुचर्स मस्ट हैव शॉट अलोंग दोज लेन्स ऑफ रिपलिंग सिल्वर विद द स्ट्रेंज स्मूथनेस ऑफ द गोंडोला। अब जो नाव, बोले वो नाव जो कि बुचर यानी कसाई के वहां से मीट ले जाती होगी, यानी मीट जाता होगा उसमें, मस्ट हैव शॉट लॉन्ग दोज लेन्स ऑफ रिपलिंग सिल्वर, वो बड़ी मतलब मजे लेते हुए एक तरह से पानी के ऊपर, ये जो रिपलिंग सिल्वर का मतलब पानी की चादर की बोल रहा है, उन लहरों पे एकदम बड़ी ही स्मूथली निकली होगी। एंड स्ट्रेंज स्मूथनेस ऑफ द गोंडोला, जैसे गोंडोला, गोंडोला एक्चुअल में एक नाव होती है, आप गूगल पे करके देखना, ऐसी पतली नाव होती है ये, मेरे से नाव बनेगी भी नहीं है ना। तो पतली नाव होती है, इस पे लोग बैठ के मतलब सवारी करते हैं, गोंडोला कश्मीर में मिल जाएगी आपको गोंडोला, साथ में वेनिस में तो गोंडोला चलती है, तो आप गूगल सर्च करके देखना गोंडोला नाव होती कैसी है ना। तो बोले जैसे गोंडोला नाव इतनी स्मूथ तरीके से चलती है, वैसे ही वो कसाई की नाव जो कि मीट इधर से उधर ले जा रही होगी, मांस ले जा रही होगी कसाई की दुकान से, वो भी बड़े स्मूथली पानी पे लहरों पे चल रही होगी। The greengrocer who brought cabbage to the corner of the Lechmere road must have leant upon the oar with the unearthly grace of the gondolier. और देखो ग्रीन ग्रोसर, जो ग्रोसरी की शॉप होती है, सब्जी वगैरह बाकी और ये घर की परचूनी वगैरह, तो ये ग्रीन ग्रोसर की जो दुकान की बोल रहे हैं कि भाई वो अपनी जो सब्जियां वगैरह है, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, वो लैचमेयर रोड के वहां पर लाया होगा, किस पे, एक्चुअल में गोंडोलायर। जैसे देखो ये तुलना बार बार, गोंडोला और गोंडोला को कौन चलाता है, गोंडोलायर, ठीक है, यानी गोंडोला एक नाव है, उसको चलाने वाला गोंडोलायर है, तो उधर से तुलना कर रहा है कि जिस तरीके से बड़े ही स्मूथ स्टाइलिश वे में, बहुत ही एक अदा के साथ में, जैसे गोंडोलायर गोंडोला को चलाता है, नाव को चलाता है, उसकी पतवार को चलाता है, उससे तुलना की जा रही है किसकी, एक ग्रीन ग्रोसर जो अपनी सब्जियां वगैरह अपनी नाव में ले जा रहा है, तो वो उसमें भी अचानक वो बोल सकते अदा, वो ग्रेस आ गई होगी जो कि गोंडोलायर में होती है जब वो गोंडोला को चलाता है। यानी कि तुलना कर रहा है इन नावों की, इन जो ये दो व्यापार बताए इसने, एक तो बताया कौन सा, मीट शॉप वाला बुचर वाला, और एक हो गया ग्रीन ग्रोसर वाला, ये दोनों अपनी नावों को, क्योंकि सामान इधर से उधर ले जाने के लिए पानी भर गया, तो ये नाव में बैठ के जा रहे होंगे, और इनकी नाव में भी वही बोल सकते स्टाइल, वही अदा आ गई होगी जो कि गोंडोला नाव में बैठने पर फील होती है, या फिर उसको चलाने वाले को फील होती है। देयर इज नथिंग सो परफेक्टली पोएटिकल एज एन आइलैंड। और ये बोल रहे हैं देखो, एक आइलैंड के बराबर कोई और चीज पोएटिकल नहीं हो सकती, मतलब एक आइलैंड को देख के अक्सर आप में पोएटिकल फीलिंग्स डेवलप होती हैं, तो बोल रहे एक आइलैंड के बराबर पोएटिकल फीलिंग और कोई चीज देगी नहीं। और जब एक पूरी डिस्ट्रिक्ट फ्लडेड हो जाए, यानी उसमें बाढ़ से पानी भर जाए, मतलब एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तो पूरा आर्किपेलागो बन जाता है। आर्किपेलागो क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं और बीच में पानी भरा होगा, उसे आर्किपेलागो बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स होता है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स का, इसे आर्किपेलागो बोलते हैं। बोल सकते हो आप अंडमान एंड निकोबार एक आर्किपेलागो है, लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है ना, तो ये आर्किपेलागोज हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एक ग्रुप है उनका आइलैंड्स का। तो बोल रहे हैं कि भाई वैसे तो एक खुद अकेला आइलैंड ही बहुत ज्यादा रोमांटिक, मतलब बहुत ही ज्यादा पोएटिकल होता है, और अगर पूरा का पूरा बाढ़ छा जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ जाए, तो वो तो पूरा एक आर्किपेलागो बन जाता है, बीच बीच में बिल्डिंग्स निकली हुई होंगी जगह जगह, कहीं मिट्टी, मतलब जो ऊंची जगह होगी वो पानी से बाहर होगी, बाकी सब डूब गई होंगी, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से नजर आएंगे आर्किपेलागो जैसे। तो ये राइटर को बड़ा पसंद आ रहा है कि भाई ये बाढ़ आ गई है ना, तो बड़ा रोमांटिक नजारा हो गया है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी, बहुत ही अच्छा नजारा होगा, ये तो वेनिस जैसा लग रहा होगा, ठीक है। सम कंसीडर सच रोमांटिक व्यूज ऑफ फ्लड और फायर स्लाइटली लैकिंग इन रियलिटी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो मानते हैं कि भाई ये बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, एक्चुअल में ये इतने रोमांटिक नहीं है रियल लाइफ में, मतलब ये तो भाई मुसीबत की चीजें हैं, ये रोमांटिक कैसे हो सकती है ना। बट रियली दिस रोमांटिक व्यू ऑफ सच इनकन्वीनियंसेस इज क्वाइट एज प्रैक्टिकल एज द अदर। बट राइटर का मानना है कि ऐसे इनकन्वीनियंस, जो ये आपत्ति, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो सीन होते हैं, जिससे आपको आपत्ति हो, इनकन्वीनियंस हो, आपको असुविधा हो,
ऐसी असुविधा वाली जो ये नज़ारे हैं ना, कौन से वाले? फ्लड, बाढ़ के या आग लग जाने के, ये भी उतने ही प्रैक्टिकल हैं जैसे कि कोई दूसरा आपको आराम देने वाला नज़ारा हो, जिसको देख के आपको सुकून मिले, जिसमें आपको आनंद आता हो, वैसे ही ये भी प्रैक्टिकल है। मतलब आप इनमें भी आनंद ले सकते हो, इनमें भी आप रोमांटिक फीलिंग ले सकते हो, ये भी आपको रोमांचित कर सकते हैं। देखो, रोमांटिक फीलिंग का मतलब यहाँ रोमांच करना है, ठीक है? वो लव वाला रोमांस वाली बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये रोमांच करने वाली रोमांटिक की बात कर रहे हैं। वो जो वेनिस से तुलना की गई थी, वहां वो लव वाला रोमांस था। ठीक है? तो ये बोले जो आपको रोमांचकारी जो फीलिंग मिलेगी, वो नज़ारा मिलेगा ना, वो इनकन्वीनियंस में भी मिल सकता है। ये भी प्रैक्टिकल है। मतलब आग लगने पर, बाढ़ आने पर भी आपको वो रोमांचित कर देने वाला नज़ारा फ़ील हो सकता है, वो फीलिंग्स आ सकती हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये कोई गलत बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। द ट्रू ऑप्टिमिस्ट हू सीज़ इन सच थिंग्स an opportunity for enjoyment is quite as logical and much more sensible than the ordinary indignant ratepayer who sees in them an opportunity for grumbling. तो देखो, जो एक ट्रू ऑप्टिमिस्ट, एक पूरा सच्चा जो आशावादी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है ऐसी चीजों में, ऐसी चीज, सच थिंकिंग को बोल रहा है, फ्लड और फायर को बोल रहा है, ठीक है? कि जो सच्चा आशावादी आदमी होता है ना, वो आग लग जाना या बाढ़ आ जाना, इनमें भी एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, यानी कि आनंद का मौका ढूंढता है कि मैं इनको भी, इनसे भी मतलब आनंद ग्रहण करूं, इनमें मैं एंजॉय करूं, इन चीजों को देखकर भी। इज क्वाइट एज लॉजिकल एंड मच मोर सेंसिबल। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है बिल्कुल, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीजों में एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई बेवकूफी वाली बात है नहीं। और ये ज्यादा समझदार वाली चीज भी है। किसकी तुलना में? इंडिग्नेंट रेट पेयर की तुलना में, हु सीज इन देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रम्बलिंग। देखो, इंडिग्नेंट रेट पेयर, इंडिग्नेंट का मतलब जो आदमी गुस्सा हो, और रेट पेयर का मतलब आप बोल सकते हो कि जो किराए पे मकान वगैरह देता हो या फिर जमीन बेचता हो, ऐसा। तो इंडिग्नेंट रेट पेयर के लिए तो ये मुसीबत की टाइम है। जो फ्लड या फायर आ जाती है तो वो उसका धंधा ठप हो जाता है, ठीक है? तो ये ऐसा बोल रहा है कि एक इंडिग्नेंट रेट पेयर जो कि ऐसे मौकों पर ग्रम्बलिंग, यानी कि बिल्कुल गुस्साया रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसकी तुलना में तो भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे ऐसे नज़ारे या ऐसा अनुभव प्राप्त करके मुझे उनमें मजा आ रहा है, मैं उनमें एंजॉयमेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाढ़ को देख के मैं एंजॉय कर रहा हूँ या आग लगने पर मैं एंजॉयमेंट फील कर रहा हूँ, तो ये तो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा ठीक बात है इसकी तुलना में कि एक गुस्साया हुआ व्यक्ति, अपना मतलब बोल सकते हो कि इसमें बड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, उसकी तुलना में तो मैं बेटर लॉजिकल साउंड कर रहा हूँ, मैं ज्यादा सही बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में बोल सकते हो इसमें है ना, कि वो लाइफ की तरफ नजरिया चेंज करने की बात कर रहे हैं। एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप मुसीबतों में मुसीबत सा क्यों फील करते हो, आप मुसीबत में एंजॉयमेंट वाला फील करो ना, तो आपको बेटर फील होगा, आप लाइफ को बेटर ढंग से देख पाओगे। पर वो ऑर्थोडॉक्स, सॉरी मतलब पैराडॉक्स वाली बात कर रहे हैं। मतलब पैराडॉक्स में क्या होता है कि जिस चीज का जैसा स्वभाव है वो उसके विपरीत एक्ट करे। मतलब मुसीबत में हमें मुसीबत का जैसा फील करना चाहिए, बुरा फील करना चाहिए, हम मतलब हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम परेशान हैं, है ना? बट इसके अपोजिट में राइटर क्या बोल रहे हैं, नहीं हमको तो एंजॉय करना चाहिए। तो ये पैराडॉक्स हो गया एक तरीके से ना। तो अब देखो, रियल पेन एज इन द केस ऑफ बीइंग बर्न्ट एट स्मिथ फील्ड और हैविंग ए टूथ एक इज ए पॉजिटिव थिंग। अब जो असली दर्द होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको स्मिथ फील्ड पे जलाया जाए, स्मिथ फील्ड एक जगह है एक्चुअल में इंग्लैंड में, जहाँ पे पहले कोई व्यक्ति अगर धर्म के अगेंस्ट में जाता था, राष्ट्र के अगेंस्ट में जाता था ना, तो उसको वहां पर मार दिया जाता था, मतलब वहां जला दिया जाता था उसको मार के। तो स्मिथ फील्ड वो जगह है। तो दो एग्जांपल देने की, अगर आपको स्मिथ फील्ड में जलाया जाए, यानी कि आप देशद्रोही साबित हो जाए, धर्म विरोधी साबित हो जाए और आपको वहां मार दिया जाए, जला दिया जाए, एक तो वो सिचुएशन है। दूसरा है हैविंग ए टूथ एक, आपकी दांत में दर्द हो रहा है। तो ये दोनों इज ए पॉजिटिव थिंग। वो ऐसा बोल रहा है कि ये वो चीज है जिसमें सही में पेन आपको फील करना चाहिए और आपको पेन फील होगा भी। इसमें मैं नहीं बोल रहा कि आप एंजॉय करो, मतलब कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि आपको जलाया जा रहा है या फिर आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो देयर इज, इट्स ए पॉजिटिव थिंग। इट्स मतलब ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इट कैन बी सपोर्टेड, इसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बट स्कार्सली एंजॉयड, क्योंकि ये एंजॉय नहीं किया जा सकता, ये चीज एंजॉय नहीं की जा सकती। यहाँ पर तो आपको पेन फील होगा, वो भी रियल पेन फील होगा। बट आफ्टर ऑल आवर टूथ एक्स आर द एक्सेप्शन। पर ये टूथ एक, दांत में दर्द होना, ये एक्सेप्शन है ना? ये मतलब हर जगह ये चीज आपको मिलेगी नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, ये दर्द अलग है, ठीक है? ठीक है, इस चीज को हम साइड में रखते हैं। एंड एज फॉर बीइंग बंटेड स्मिथफील्ड, सेम थिंग, स्मिथफील्ड में आपको जलाया जा रहा है, ये चीज भी सेपरेट रखते हैं। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं कोई रोज रोज होती है, ये भी कभी कभार कोई मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से है। तो इट ओनली हैपेंस टू अस एट द वेरी लॉन्गेस्ट इंटरवल्स, मतलब बहुत लंबे समय के बाद में ऐसी चीज होती है। दांत में दर्द रोज रोज होता नहीं, कोई सालों में एक बार हो जाए, ठीक है? ये इसी तरीके से, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी व्यक्ति को स्मिथ फील्ड में जलाया जा रहा है, तो ये भी सालों हजारों सालों में एक बार होगा, सैकड़ों सालों में, हजार ज्यादा हो गया। तो ठीक है, तो ये सिचुएशन, इसमें जो पेन फील होता है ना, वो पेन रियल पेन है, और उसको मैं नहीं बोलता कि उसमें आप एंजॉयमेंट फील करो, ठीक है? अब आगे राइटर बोल रहे हैं
And most of the inconveniences that make men swear or women cry are really sentimental or imaginative inconveniences. अब बोल रहे हैं परंतु इनके अलावा, ये तो एक्सेप्शन हो गए, ठीक है, इनके अलावा जो ज्यादातर हमारे इनकन्वीनियंसेस होते हैं, यानी जो असुविधा के जो कारण होते हैं, असुविधा वाली सिचुएशंस होती हैं, वो ज्यादातर सिचुएशन में जिनमें आदमी कसम खाने को मजबूर हो जाता है, मतलब कि उसको सही में प्रॉब्लम फील हो रही है, या फिर जिसमें विमेन रोने लग जाती है, एक्चुअल में ये जो है ना, ये सेंटिमेंटल और इमेजिनेटिव इनकन्वीनियंस है। मतलब ये सब आप भावना में बह जाते हो, या फिर आप सिर्फ कल्पना करते हो कि आप मुसीबत में हो, आप एक्चुअल में इनको एंजॉय कर सकते हो, वो ये बोलना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आपकी भावनाओं की, आप भावनाओं में बह गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, सेंटिमेंटल हो गए, इस वजह से आप इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और आप मुसीबत में फील करते हो खुद वो। आप ऐसा लगते हो कि मैं तो मुसीबत में हूं, मैं तो परेशानी में हूं, बल्कि आप परेशानी नहीं हो, ये सिर्फ आपकी कल्पना है, ये आपका दिमागी ख्याल है केवल। आप अपना दिमागी ख्याल चेंज करो, आपका एटीट्यूड चेंज करो, आप एंजॉय करने लगोगे उन सिचुएशंस को, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि देखो, थिंग्स ऑल टुगेदर द माइंड, मतलब ये सब बोल रहे हैं, ये सब दिमाग का खेल है। दिस इज, ये जो चीज है ना, ये सब दिमाग का खेल है। एक्चुअल में आप समस्या में नहीं हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि आप समस्या में हो। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वी ऑफन हियर ग्रोन अप पीपल, वो एक एग्जांपल देते हैं, इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, कि हम अक्सर जो बड़े लोग होते हैं, ग्रोन अप पीपल, उनको सुनते हैं कंप्लेनिंग ऑफ हैविंग टू हैंग अबाउट रेलवे स्टेशन एंड वेट फॉर ट्रेन। वो अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई हमें स्टेशन पे खड़ा होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है ट्रेन का, और वो ट्रेन का वेट करना बड़ा ही सरदर्द वाला काम समझते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े महसूस करते हैं ट्रेन का वेट करने को। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि अक्सर हमने बड़े लोगों को देखा है चिड़चिड़ा, मतलब कंप्लेन करते हुए, चिड़चिड़ा महसूस करते हुए कि भाई ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, वेट कर रहे हैं स्टेशन पे, वो कंप्लेन कर रहे हैं। डिड यू एवर हियर ए स्मॉल बॉय कंप्लेन ऑफ हैविंग टू हैंग अबाउट रेलवे स्टेशन एंड वेट फॉर ट्रेन? क्या आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है कि वो कंप्लेन कर रहा है कि भाई मैं तो स्टेशन पे अटक गया, बहुत देर वेट किया मैंने, वहां पे ट्रेन का वेट किया, ट्रेन नहीं आई? क्या कभी छोटे बच्चे को कंप्लेन करते देखा है? नो, नहीं देखा है ना आपने, नहीं। फॉर टू हिम टू बी इनसाइड रेलवे स्टेशन, क्योंकि उस बच्चे के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर इज टू बी इनसाइड ए केवर्न ऑफ वंडर, जैसे कि वो किसी अचरज, अजूबे की गुफा के अंदर घुस गया हो, वैसा है। मतलब उसके लिए तो जो रेलवे स्टेशन है वो एक ऐसा नजारा है कि उसको नई नई चीजें नजर आ रही है, और वो हर नजारे को देख के एंजॉय कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो चमत्कारी दुनिया है, ये तो अजूबे की दुनिया है, मैं अजूबे की गुफा में घुस गया हूँ। एंड ए पैलेस ऑफ पोइटिकल प्लेजर्स। अब देखो, पैलेस, महल, तो जिस तरह से पोइटिकल बोल सकते हो, प्लेजर्स का महल, यानी कि इस तरह से बोल सकते हो कि जिस तरीके से आपको पोइट्री सुनने पर जो आनंद महसूस होता है, वैसा ही उसको उस रेलवे स्टेशन महसूस हो रहा है एक तरीके से। उसके लिए तो वो रेलवे स्टेशन एक महल के समान है, जैसे कि एक पोइट्री का महल हो, पोइटिकल प्लेजर्स का महल हो, है ना, उस तरीके से महसूस हो रहा है उसको रेलवे स्टेशन। वो नजारे उसको बड़े आनंदित कर रहे हैं। बिकॉज टू हिम द रेड लाइट एंड द ग्रीन लाइट ऑन द सिग्नल आर लाइक ए न्यू सन एंड ए न्यू मून। क्योंकि जो स्टेशन पे जो लाल बत्ती जल रही है, हरी बत्ती जल रही है, वो सिग्नल जो है ना, वो एक्चुअल में उसको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई नया सन है, नया मून है। मतलब वो तुलना कर रहा है, उसको सब वो बड़े अजीब चीज नजर आएंगी, मतलब वो सब उसको ऐसे क्यूरियोसिटी वाली, उनसे उसको उत्सुकता होगी, वो देखेगा, वो बड़ा प्रसन्न होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये लाल बत्ती क्यों जल रही है, हरी बत्ती क्या है। तो उसको सब ऐसे लगेंगे जैसे कि कोई एक कवि के लिए चांद और सूरज होते हैं ना, उस तरीके से। Because to him, when the wooden arm of the signal falls down suddenly, it is as if a great king had thrown down his staff as a signal and started a shrieking tournament of trains. उसके लिए तो ऐसा होगा जैसे ही वो वुडन आर्म, लकड़ी का जो सिग्नल है ना, नीचे गिरता है ना, नीचे गिरता है तो क्या होता है, सिग्नल देता है कि भाई अब ट्रेन चालू हो सकती है, ठीक है। तो वो जैसे सिग्नल नीचे गिरता है, उसको ऐसा महसूस होता है, इट इज एज इफ ए ग्रेट किंग, जैसे कि एक बहुत बड़े राजा ने हैड थ्रोन डाउन हिज स्टाफ, उसने ऑर्डर डाला है, ऑर्डर दिया है, एक सिग्नल ग्रुप में ऑर्डर दिया है, एंड स्टार्टेड ए श्रीकिंग टूर्नामेंट ऑफ ट्रेन्स, और अचानक ही ट्रेन्स का एक टूर्नामेंट शुरू कर दिया उसने, यानी रेस शुरू कर दी। मतलब ये जो सिग्नल है ना डाउन हुआ, तो वो बच्चे को देखकर तो बड़ा मजा आया, अरे ये क्या हुआ, सिग्नल डाउन हुआ, मतलब वो जो सिग्नल नीचे हुआ, इतने में देखा अरे ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो उसको सब बड़ा अजीब लग रहा है, ये चीज देख के बड़ा आनंद हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है किसी राजा ने एकदम डिसीजन दे दिया हो, चलो टूर्नामेंट शुरू किया जाए, और सारी ट्रेनें भाग छूटेंगी एक साथ। आई माई सेल्फ एम ऑफ लिटिल बॉयज हैबिट इन दिस मैटर। तो राइटर बोल रहे हैं मैं भी मतलब छोटे बच्चे की तरह ही हूँ इस मामले में, यानी मेरी आदत भी ऐसी है इस मामले में, मतलब मैं चीजों को ऐसे ही देखता हूँ, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर द 2:15। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, एक्चुअल में ये मिल्टन की लाइन है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। देखो, ऑन इज ब्लाइंडनेस जो पोएम है ना मिल्टन की सोनेट, उसमें वो एक लाइन लिखते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है, वहाँ ये लाइन होती है। तो ये लाइन लिखी गई होती है मिल्टन ने, एक्चुअल में देखा जाए तो, कि भाई उसको डाउट हो रहा होता है कि वो अपनी पोइटिकल
एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या वो गॉड को सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लिख नहीं पा रहा है पोइट्री, तो गॉड उससे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वो पोइट्री लिखे, क्योंकि उसने टैलेंट दिया है मतलब मिल्टन को पोइट्री लिखने का, परंतु लिख नहीं पा रहा है, तो उसको डाउट हो रहा होता है, तो उस लास्ट में सॉल्यूशन निकालता है भाई कि जो लोग मतलब गॉड पे भरोसा करते हैं और उसकी सारे जो मुसीबतें वो लाइफ में क्रिएट करता है, स्ट्रगल देता है हमको जीवन में, जो संघर्ष चैलेंजेस देता है, हम उस चैलेंजेस को फेस करते हैं शांति से और उसकी कृपा का वेट करते हैं ना, तो वो लोग भी उतनी ही सेवा करते हैं गॉड की, जितना जो कोई लोग व्यक्ति सही में सेवा कर पा रहे हैं ना, अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ साथ में वो लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वो गॉड की बोल सकते हो क्वेश्चन नहीं कर रहे गॉड पे, एक तरीके से बोल सकते हो क्वेश्चन नहीं कर रहे और उसकी सारी मुसीबतों को चैलेंजेस को झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो लोग भी उतनी ही सेवा करते हैं। तो एक्चुअल में ये वो ये दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर द 250। एक्चुअल में 215 का मतलब है टाइमिंग हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो स्टेशन पे खड़े खड़े एक्चुअल में वेट करते हैं ना कि कब ट्रेन आएगी, वो लोग भी उतना ही सेवा कर रहे हैं। देखो सिंपल सिंपल तरीका से बोल सकते, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर द 215, मतलब भैया जो खड़े खड़े स्टेशन पे चुपचाप ट्रेन का आने का वेट करते हैं ना, वो भी खाली खड़े नहीं रहते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो भी अपना कार्य करते रहते हैं। तो देखो आगे एग्जांपल देते हो कि देयर मेडिटेशन में बी फुल ऑफ रिच एंड फ्रूटफुल थिंग्स, उनके जो मेडिटेशंस होते हैं ना, यानी वो ध्यान मग्न होते हैं, सोच विचार में मग्न होते हैं, रिच एंड फ्रूटफुल थिंग्स, मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव चीजें, यानी कि ऐसा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ नया करने का, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ फ्रूटफुल पैदा करने का सोच रहे होते हैं, मतलब दिमाग में उनकी भी नई नई थ्योरी जा रही होती है। Many of the most purple hours of my life have been passed at Clapham Junction। वो बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ बहुत ही पर्पल आवर्स मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव आवर्स बोल सकते हैं, यानी ऐसा समय जब जिसमें मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, यानी कि कुछ चीज लिखी है, कोई नया थॉट मेरे दिमाग में आया है, तो मैंने जिंदगी के कुछ अपने प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं ना, पर्पल जो कलर होता है ना, वो प्रोडक्टिविटी को शो करता है ना। तो मेरी लाइफ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव आवर्स जो है ना, वो क्लैपहैम जंक्शन पे बिताए हैं मैंने, यानी इसी स्टेशन पे मैंने सोच सोच के चीजें सोची है, मतलब जिनके बारे में मैंने लिखा भी है बाद में, विच इज नाउ आई सपोज अंडर वाटर, है ना। और अब वो क्लैपहैम जंक्शन है ना, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पानी के नीचे होगा, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गई है ना। आई हैव बीन देयर इन मैनी मूड सो फिक्स्ड एंड मिस्टिकल दैट द वाटर might well have come up to my waist before I noticed it particularly। अगर बोल रहा है कि अगर मैं वहां पर होता ना, तो मैं तो इतने मूड्स में खोया हुआ होता, है ना, एक जगह बिल्कुल फिक्स्ड एंड मिस्टिकल ऐसे मूड्स में खोया होता कि जो पानी होता ना, वो मेरी कमर तक पहुंच गया होता। जब तक मैं पता करता, जब तक मुझे ध्यान आता ना, तो वो मेरी कमर तक पहुंच गया होता। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअल में उस स्टेशन पे अक्सर ख्यालों में खो जाता हूँ, अक्सर मैं सोच विचार में खोया रहता हूँ और मैं नई नई चीजें निकालता हूँ, मतलब नई प्रोडक्टिव काम करता हूँ दिमागी तौर पे, मतलब थॉट्स के तौर पे नए नए प्रोडक्टिव काम करता हूँ, नए नए आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं, फिर उन पे मैं लिखता भी हूँ क्योंकि राइटर हैं। तो ये उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं तो स्टेशन पे ऐसा खोया हुआ रहता एकदम कि मुझे पता नहीं चलता कब पानी मेरी कमर तक पहुंच गया होता। बट इन द केस ऑफ ऑल सच annoyances, एज आई हैव सेड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। परंतु ये जो सारे अनोवेंसेज हैं, मतलब जो चीजें आपको परेशान करती हैं, इन सब में जैसा कि मैंने कहा है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ भावनाओं पर आते रहते हैं, यानी कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहने चाहिए। आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और भावनाओं में ही आप अक्सर मुसीबत को मुसीबत की तरह देखते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है। अगर आप सामने वाली चीज को मुसीबत की तरह नहीं देखोगे, तो आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे। You can safely apply the test to almost every one of the things that are currently talked of as the typical nuisance of daily life। वो बोल रहे हैं आपकी जिंदगी में जो डेली लाइफ में जितने भी न्यूज हैं, जितने भी सरदर्द है ना सरदर्द आते हैं सारे, आमतौर पे जो सरदर्द आते हैं, यानी सरदर्द का मतलब कोई भी प्रॉब्लम जिसको लाइफ में डेली हम फेस करते हैं, है ना, वो सारे डेली की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सरदर्द है ना आपके, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में, इन सब पे ये चीज सेफली लागू हो जाएगी, सेफली अप्लाई होती है, सब पे लागू हो जाती है ये चीज। आप लागू करके देख लेना कि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे उन चीजों के प्रति, आप उनके प्रति भावनाओं में नहीं बहोगे और आप सोचोगे कि नहीं सब बढ़िया है, सब सही है, तो आप उन चीजों को एंजॉय करने लगोगे। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता है। अब आखिरी पैराग्राफ पे आते हैं ऐसे कि फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करंट इंप्रेशन दैट इट इज अनप्लेजेंट टू हैव टू रन आफ्टर वंस हेड। कि भाई एक और एग्जांपल देते हैं कि आजकल ये बात मानी जाती है ये कि भाई अगर आपकी टोपी उड़ जाए सिर के ऊपर, क्योंकि देखो इंग्लैंड में टोपी पहनने का जो राउंड हेड होती थी स्पेशली वो पहनने का चलन था, तो बोले आपकी टोपी ऊपर से उड़ जाए और आप टोपी के पीछे भागने लग जाए उसको पकड़ने के लिए, हवा में उड़ गई तो सब पकड़ने के लिए भागते हैं, तो ये बड़ा ही अनप्लेजेंट फील होता है, मतलब आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होगी टोपी के पीछे भागते हुए। वाई शुड इट बी अनप्लेजेंट, तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनप्लेजेंट क्यों महसूस हो रहा है आपको टू द वेल ऑर्डर्ड एंड पायस माइंड। देखो भाई वो बोल रहे हैं कि अगर आपका दिमाग ठिकाने पर है, सब सही है, तो भाई आपको अनप्लेजेंट क्यों महसूस हो रहा है टोपी उड़ने पर? नॉट मेरली बिकॉज इट इज रनिंग, इसलिए अनप्लेजेंट महसूस नहीं हो रहा आपको,
इसलिए आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि आप भाग रहे हो, मतलब आप भाग रहे हो, भागने की वजह से आप अनप्लेजेंट महसूस नहीं कर रहे हो कि आप थक रहे हो, भाग के आप थक रहे हो, रनिंग एग्जॉस्ट वन, क्योंकि भागने से आप थक जाते हो, इस वजह से कि आप थक रहे हो कि टोपी उड़ गई है, टोपी के पीछे भाग रहा हूँ और टोपी को पकड़ने भाग रहे हो और उस दौरान आप थक जाते हो, इस वजह से आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो। द सेम पीपल रन मच फास्टर इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि यही लोग जो खुद को मतलब अनकंफर्टेबल या फिर बोल सकते हो कि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसी चीज महसूस होती है ये टोपी के पीछे भागने में, यही लोग गेम्स में और स्पोर्ट्स में खूब भागते हैं, है ना। और किसके पीछे भागते हैं? सेम पीपल रन मच मोर ईगरली आफ्टर अनइंटरेस्टिंग लिटिल लेदर बॉल देन दे विल आफ्टर ए नाइस सिल्क हैट। यानी कि एक अनइंटरेस्टिंग, बिल्कुल नीरस सी एक लेदर की बॉल, यानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, है ना, एक नीरस सी लेदर की बॉल पे यही लोग भागते रहते हैं खूब, और वहां पर इनको कोई भी मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, वहां पे ये अनप्लीजेंट महसूस नहीं करते, अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते, बल्कि उसकी तुलना में यहाँ तो एक टोपी है जो कि एक नाइस सिल्क हैट है, यानी सिल्क की बनी एक टोपी है, उसके पीछे भाग रहे हैं, कहाँ लेदर की बेकार सी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, वहां तो शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, वहां तो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, और यहाँ एक टोपी के पीछे भागने में महसूस हो रहा है इनको, वो भी इतनी सिल्क की टोपी के पीछे। देयर इज एन आइडिया दैट इट इज ह्यूमिलेटिंग टू रन आफ्टर वन सेट। तो एक आइडिया बता रहे हैं कि भाई ऐसा इसलिए मानते हैं लोग कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि आपकी टोपी उड़ गई और आप उसके पीछे भाग रहे हो। नहीं, वो ऐसा होता भी है एक्चुअली, जनरली हम लोग लाइफ में देखते हैं, एक बहुत ही कुछ एम्बेरसिंग चीजें होती हैं, जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ आपको, किसी के एक बहुत ही कॉमन बॉयज के साथ में, मान लो किसी की पैंट की जिप खुली रह जाए, तो पब्लिक में देख लो, ओह शिट मेरी तो पैंट की जिप, तो वो बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है ये इस खुली हुई है। ऐसे ही अचानक कोई चलता हुआ अचानक फिसल के गिर जाए, तो फिर तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई मैं तो फिसल के गिर गया, है ना। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं ना, ठोकर खा के गिर जाए, फिसल के गिर जाए, या फिर ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट बहुत और भी मिल जाएंगे। तो इनको हम एम्बेरसिंग क्यों मानते हैं? क्योंकि इन मोमेंट्स में सामने जो लोग हमको देख रहे हैं ना, वो अक्सर हम पे हंसने लग जाते हैं। तो देखो आगे वो बोल रहे हैं कि व्हेन पीपल से इट इज ह्यूमिलेटिंग, जब लोग बोलते हैं कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज है, दे मीन दैट इट इज कॉमिक, उनका कहने का मतलब है कि ये हंसने वाली चीज है, कॉमिक। अब यह कॉमिक जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आप ऐसे दे सकते हो कि सामने वाले आपको देख के हंसते हैं, एक हास्यास्पद सीन बन जाता है आपकी जिंदगी में, या आप कॉमिक के पार्ट बन जाते हैं, आप हास्य के पार्ट बन जाते हैं, आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए ये ह्यूमिलेटिंग फील होता है। इट सर्टेनली इज कॉमिक, हाँ बिल्कुल ये हंसी वाली बात तो है, टोपी उड़ गई, मजा आ रहा है, हंसी आ रही है देख के, ठीक है, बट मैन इज अ वेरी कॉमिक क्रीचर, परंतु इंसान तो खुद ही एक हास्य का पात्र वाला प्राणी है, ये तो वैसे ही कॉमिक क्रीचर है, जिंदगी भर मतलब ये ऐसे काम करता रहता है, इन पे हंसने के अलावा हम कुछ कह नहीं सकते, अब क्या बताएं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही डज आर कॉमिक, जिंदगी भर जो ऐसे काम करता है, कुछ काम तो, ज्यादातर कामों पे हमें हंसी आएगी, ईटिंग फॉर जैसे खाना, खाना भी एक हास्यास्पद वाला ही इंसिडेंट है, क्योंकि खाने पर भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। टेबल पे बैठे हो, टेबल मैनर्स को फॉलो करो, मुंह बंद करके खाओ, मुंह खोल के नहीं खाना है, मुंह खोल के खा लिया तो आपको बड़ी हंसी आएगी, सामने वाला ये देखो कैसे खा रहा है, ठीक है। अगर सपोज जल्दी जल्दी खा लिया, ये जानवर की तरह खा रहा है ना। अगर सपोज उदाहरण के तौर पे खाना गिर गया कपड़े पे, खाना भी नहीं आता है, मतलब कुल मिला के ईटिंग भी एक ऐसा इंस्टेंस बोल सकते हो जिसमें आप बड़े ही कॉमिकली बिहेव कर रहे हो, मतलब बड़े आप पे लोग हंसेंगे, कॉमिक सीन क्रिएट हो जाएगा। एंड द मोस्ट कॉमिक थिंग्स, और सबसे ज्यादा कॉमिक थिंग्स जो है ना ऑफ ऑल आर एग्जैक्टली द थिंग्स दैट आर मोस्ट वर्थ डूइंग, और वो चीज तो वो है जिनको सबसे ज्यादा करने के लिए, जिसकी मतलब बोला जाता है कि ये तो अच्छी चीज है करना, ऐसी चीजें और भी ज्यादा हंसी वाली होती है। कौन सी चीज की बोल रहे हैं वो? मेकिंग लव, प्रेम करना, मतलब इसको तो बड़ा ही बोलते हैं कि ये तो भाई इसकी तो प्रेम करना तो बहुत जरूरी है, इट्स वर्थ, जो काम कर रहे हो सही बात है, तो इसकी तो वैल्यू है, प्रेम करने की तो वैल्यू है। बल्कि एक्चुअल में ये बहुत ही हास्यास्पद एक्ट है, बहुत ही मजाकिया काम है एक तरीके से प्रेम का। अ मैन रनिंग आफ्टर हेड, एक आदमी जो टोपी के पीछे भाग रहा है, इज नॉट हाफ सो रिडिकुलस, वो आधा भी मतलब बेवकूफ नजर नहीं आएगा, किसकी तुलना में? एज ए मैन रनिंग आफ्टर ए वाइफ, जो आदमी पत्नी के पीछे भाग रहा है, जो आदमी जिंदगी भर अपनी एक पत्नी के पीछे भागता रहता है, उसकी तुलना में एक आदमी टोपी के पीछे भाग रहा है, वो उल्टा ज्यादा सही है, वो कम हंसी का पात्र है उसकी तुलना में जो कि पत्नी के पीछे भाग रहा है। अब ये पैराडॉक्स हो गया भाई साहब, ये है ना, ये जो चेस्टरटन साहब है ना, इन्होंने मतलब लाइफ को एक नए नजरिए में तोल के देख दिए, बता दिया हम लोग को, ऐसे तो वैसे खत्म हो गया अपना, है ना। अब इनकी नजर में तो ऐसा है कि भाई प्रेम एक व्यर्थ एक्टिविटी है, फालतू में तुम प्यार के चक्कर में इतने घंटे बर्बाद करते हो, है ना, शादी कर लेते हो, एक पत्नी के पीछे जिंदगी भर लगा देते हो, ये मेरे लिए मजाक की चीज है, बोले कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ ढंग का करो, है ना। एक टोपी के उड़ जाने से आपको ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्मिंदगी आपको उन कामों पर महसूस होनी चाहिए जो कि आप जिंदगी भर फालतू में करते रहते हो।
इन्होंने एक दो एग्जांपल दिए ऐसे। अब क्योंकि इनका जो ऐसे है ना, इसको हम क्रिटिकली भी देख सकते हैं कि भाई इनके कुछ मतों से हम सहमत नहीं होंगे। जैसे ये बोले ये फ्लड आ गई, उसको एंजॉयमेंट की तरह देखो, आग लग गई, ठीक है मैं एंजॉयमेंट की तरफ देखूंगा, परंतु उस फ्लड से, उस फायर से सामने इनकन्वीनियंस एक अलग बात है, ठीक है, आपको असहजता महसूस हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, अलग बात है, परंतु लोग मरते भी हैं। और किसी की डेथ में मैं एंजॉय करूं, ऐसा मैं सही फील नहीं करूंगा इस चीज में। आप है ना क्रिटिकल पॉइंट्स लिख सकते हो इन चीजों को, मतलब आप क्रिटिकली एनालाइज करो तो चीजें बोल सकते हो कि ये जो है ना, इनको एक्चुअल में इनके स्कॉलर्स ने, क्रिटिक्स ने इस ऐसे को मतलब आलोचना करी है इन चीजों में कि चेस्टरटन का खुद का एक नजरिया जरूर है लाइफ के प्रति, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, परंतु ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। वो जैसा बोल रहे हैं ना मोस्ट ऑफ द समस्याओं में अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि हम बेवकूफी के, हंसी के पात्र वाले काम तो बहुत सारे करते हैं, जैसे कि खाना खाना हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि प्यार करना हो गया। प्यार एक ह्यूमन इमोशन है और मुझे नहीं लगता कि ये एक बेवकूफी वाला एक्ट है, सही बताऊं तो। ये अपना व्यू पॉइंट है, बहुत से क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना भी करी थी इस चीज की, ठीक है, वो अलग बात है। तो ऐसे इस ऐसे में आपको, क्योंकि ये बड़े ही पैराडॉक्सिकली ये काफी चीजें बोल रहे हैं, और इनका हो सकता है कि इनका मत भी कुछ और हो, ये मजाक में कुछ और कह गए होंगे, परंतु जितना हम इंटरप्रेट कर पाए उसका मीनिंग यही है कि ये लाइफ को एक न्यू वे में देखने की बात कर रहे हैं। एक तो एस्केपिज्म की बात कर रहे हैं। देखो एस्केपिज्म जो होती है ना, एस्केपिज्म का मतलब होता है जिंदगी से भागना, कि भाई आप मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई, अब आप उसको एक तरीके से एंजॉय करो, भागो मत। मुसीबत आ गई, आप परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे अरे क्या करूं, मैं तो बच के जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, बस समस्या। तो एस्केपिज्म वाली चीज पर ये एक तरह से बोल रहे हैं कि आपको भागो मत, उस चीज को आप क्या करो, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, उसको फेस करो। साथ में ये एटीट्यूड चेंज करने की बात भी कर रहे हैं लाइफ के प्रति। क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड को चेंज करो, नजरिए को चेंज करो, जीवन को जीने का नया ढंग से देखो, समस्याओं को झेलो, समस्याओं में एंजॉयमेंट ढूंढो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, बात तो सही है। हमको अधिकतर चीजों, मतलब काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम नॉर्मली जब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना लाइफ में, कि भाई मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मैं एग्जाम में पास नहीं हो रहा, या फिर बोल सकते हो कि भाई काफी दिन से मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, मेरी किताब नहीं छप रही है, मेरे एग्जाम मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, घर में माहौल बहुत शोर शराबा हो रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अरे बहुत सी छोटी छोटी चीजों में परेशान होते रहते हैं लाइफ में आमतौर पर। बाजार जाना है, बाजार में परेशान हो गए, इतनी भीड़ भड़का है सब, इन चीजों में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये मैं मतलब चेस्टरटन की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे लाइफ में जो नॉर्मल चीजें होती थी, घटनाएं आमतौर पे, उनसे हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, उनमें हम एंजॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। बट फ्लड एंड फायर जिसमें लोगों की डेथ हो जाए, उसमें हम एंजॉयमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मत है और ऐसा क्रिटिक्स का मत भी है। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय। और हाँ, ये वीडियो आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फायदा मिल सके इन लेसन का। तो ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।